हाँ भाई। लाला राम जी, जय श्री राम। सुरेंद्र, नमस्कार। बिल्कुल, धातु नगरी। बताइए, सबसे पहला प्रश्न यही है, धातु नगरी कौन से जिले को कहते हैं? अच्छा, नागौर। टंगस्टन सबसे ज्यादा नागौर में है। अच्छा। डेगाना। हाँ भाई। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, वेटनरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बताएंगे आप। मार्गोप्लिकेट्स। मार्गोप्लिकेट्स किसके आमाशय में पाया जाता है? किसके स्टमक में मार्गोप्लिकेट्स पाया जाता है? बिल्कुल, दीपक कुमार, महेंद्र, ओम गोदारा, रतन। बिल्कुल सही है, घोड़े के आमाशय में। देखिए, घोड़े का आमाशय इस प्रकार से होता है, जे शेप होता है, जे आकृति का। उसके आमाशय को दो भागों में बांटने वाली जो एक रेखा समझ लो, एक संरचना समझ लो। ये वाला जो भाग होता है ये एग्रंथिल होता है, नॉन ग्लैंडुलर। और ये नीचे वाला भाग जो होता है ये ग्रंथिल या ग्लैंडुलर भाग होता है। तो घोड़े के आमाशय को ग्रंथिल और एग्रंथिल भागों में बांटने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो वो क्या कहलाती है? मार्गोप्लिकेट्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन मेरा है, फिल्ट्रम किस में पाया जाता है? फिल्ट्रम। फिल्ट्रम किस में पाया जाता है? बिल्कुल सही है, राखी, मनीष। फिल्ट्रम पाया जाता है घोड़े की जो अपर लिप है उसमें। बिल्कुल। जो एक खांचनुमा संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? फिल्ट्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुल्फ टीथ किस पालतू पशु में पाए जाते हैं? वुल्फ टीथ। वुल्फ टीथ किस पालतू पशु में पाए जाते हैं? बिल्कुल, ऊंट या कैमल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा। हाँ। ऐसे दांत, ऐसे दांत जो अलग अलग आकृति के हों, या मैं यूं कहूं कि जो रूमिनेंट्स होते हैं या जो स्तनधारी होते हैं, इनके दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के दांत होते हैं। तो इस प्रकार की इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के गुण को कोई, हाँ बिल्कुल, दिलखुश का आ गया, विषम दंती दांत कहते हैं। बिल्कुल, हेट्रोडोंट कहते हैं। विषम दंती दांत। विषम दंती यानी हेट्रोडोंट कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, विषम दंती दांत कहते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे, शरीर का सबसे कठोरतम या प्रकृति का सबसे, हाँ, कठोरतम जो कि जंतु उत्पाद होता है, कठोरतम जो पदार्थ होता है या संरचना होती है वो होती है इनेमल। और इनेमल में बिल्कुल सभी का सही है, इनेमल में पानी की मात्रा बताएंगे। इनेमल में पानी कितना परसेंट पाया जाता है? बिल्कुल, अजय सही है। हाँ बिल्कुल, सोहन, विजेंद्र, दिलखुश। बहुत कम पानी होता है। हाँ भाई। अगला प्रश्न बताएंगे, इनेमल का निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? दिनेश, गुरलिया, लोकेश, सनी, राखी, बिश्नोई, दिलखुश। बिल्कुल, दिलखुश का आ गया। मयंक आ गया भाई। विपिन का भी आ गया। एमाइलोब्लास्ट कोशिकाएं। एमाइलोब्लास्ट कोशिकाएं। एमाइलोब्लास्ट कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? इनेमल का निर्माण करती हैं। बिल्कुल सही है। अगला मेरा प्रश्न रहेगा, दांतों के अंदर एक खोखली संरचना, एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को क्या कहते हैं? टीथ के अंदर पाई जाने वाली कैविटी को क्या कहते हैं? बिल्कुल, दीपक सही है, गोर्द गुहा, या इसका जो दूसरा इंग्लिश में नाम होता है, दिलकुश। दिलकुश सही है, पल्प कैविटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। पल्प कैविटी, बिल्कुल, पल्प कैविटी या गोर्द गुहा इसको हम कहते हैं। हाँ भाई, अगला पॉइंट आप बताएंगे, दांत हड्डी के अंदर धसे रहते हैं, उस जोड़ को क्या कहते हैं भाई? बताओ। दांत और हड्डी के बीच का जो जोड़। बिल्कुल, अनिल का आ गया, रवीना का आ गया, पूनम। बिल्कुल, क्या कहते हैं उसे? गोम्फोसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोम्फोसिस कहते हैं। दांत और हड्डियों के बीच जो संधि होती है, देखिए, निचले जबड़े की हड्डी का नाम बताएंगे आप। इसे इसे कौन सी हड्डी कहते हैं? ये कौन सी हड्डी होती है? हाँ, ये मैंडिबल होती है। बिल्कुल, मैंडिबल होती है। इस मैंडिबल में यहाँ पर इस तरह से एल्वेलर सॉकेट्स होते हैं जिनमें टीथ इस प्रकार से धसे रहते हैं, दांत इस प्रकार से लगे रहते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे। हाँ भाई। रूमिनेंट पशुओं में कैनाइन की अनुपस्थिति वाला जो भाग होता है
वो स्थान क्या कहलाता है? बिल्कुल रतन का आ गया, डायस्टेमा अजय, डायस्टेमा आशा, क्या कहलाता है? डायस्टेमा अनिल, विपिन, बिल्कुल वो जगह क्या कहलाती है? डायस्टेमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप, ऊपरी जबड़े की कौन सी हड्डी का अग्रभाग डेंटल पैड का निर्माण करता है? रूमिनेंट पशुओं में डेंटल पैड का निर्माण करता है। बिल्कुल अजय का आ गया, प्रीमैक्जिला, कौन सी हड्डी होती है वो? प्रीमैक्जिला हड्डी होती है, प्रीमैक्जिला अस्थि होती है। बिल्कुल मोनू, आशा, प्रीमैक्जिला। और ये डेंटल पैड है जो रूमिनेंट में पाया जाता है। रूमिनेंट में ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अग्रभाग में अनुपस्थित होते हैं। अगला मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि बताइए, हाँ भाई, हाँ बताइए, कौन से जानवर की सीकम कोमा के आकार की होती है? कोमा की जैसी सीकम किसकी होती है? हाँ बिल्कुल सभी का सही है, घोड़े की जो सीकम होती है बड़ी होती है तुलनात्मक रूप से और कोमा के आकृति की होती है। अगला प्रश्न रहेगा, ब्रूनर्स ग्रंथियां, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्रंथियां, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है? बिल्कुल हाँ, आंत के ड्यूडिनम वाले भाग में। बिल्कुल ड्यूडिनम या ग्रहणी वाला जो भाग होता है उसमें ये ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। बिल्कुल अनिल रामविलास, अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ आंत के ड्यूडिनम भाग में, सही है भाई पूनम। अगला क्वेश्चन रहेगा, आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, बिल्कुल जेजुनम, बिल्कुल जेजुनम। सबसे ज्यादा पाचन आंत के किस भाग में होता है? गोर्दन, सही है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है भाई, ड्यूडेनम में पाचन ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, सबसे ज्यादा अवशोषण इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होता है? विपिन का आ गया भाई, जेजुनम। देखिए सबसे ज्यादा पाचन है ड्यूडेनम में, सबसे ज्यादा अवशोषण है जेजुनम में। और अवशोषण के लिए जो आंत की आंतरिक सतह पर ये फिंगर लाइक इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? इनको विलाई कहते हैं, बिल्कुल सही है भाई, इनको विलाई कहते हैं। और इन विलाई के ऊपर इस तरह की संरचनाएं छोटी छोटी होती है, इनको माइक्रो विलाई कहते हैं। अंगुली नुमा जो संरचनाएं होती हैं जो कि सतह क्षेत्रफल बढ़ाती हैं, इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? माइक्रो विलाई कहती है। बिल्कुल माइक्रो विलाई कहते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन रहेगा मेरा, बताइए रूमन जो कि कुल रोमांथी आमाशय का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? रूमन रोमांथी आमाशय का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? बिल्कुल हाँ, 70-80% भाग बनाता है, 80% भाग बनाता है लगभग। लार्ज रूमिनेंट में 80% भाग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन रहेगा, सबसे छोटा भाग रोमांथी आमाशय का सबसे छोटा भाग कितना प्रतिशत होता है? बिल्कुल महेंद्र का आ गया पहले ही आंसर, 5% रहता है। कर्ण सिंह का गलत है भाई, 5%, सभी का आंसर सही जा रहा है। 5% ही करो, 7 तक मत पहुंचाओ इसको, क्योंकि एबोमिज्म और ओमिज्म कितना प्रतिशत रहते हैं? एबोमिज्म और ओबिज्म, हाँ 7 से 8 रहते हैं भाई। बिल्कुल 7 से 8 रहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, बताइए रोमांथी आमाशय उदर गुहा का कुल कितना प्रतिशत भाग बनाता है? एब्डोमिनल कैविटी का कितना परसेंट? मैंग का आ गया आंसर 75%, बिल्कुल। ब्रजेश रवीना सही है, 75% ऑफ टोटल एब्डोमिनल कैविटी कौन बनाता है? हाँ स्टमक बनाता है, रूमिनेंट स्टमक। अगला प्रश्न रहेगा, घोड़े के आमाशय की कैपेसिटी लगभग कितना लीटर होती है? एक वयस्क घोड़े की आमाशय की कैपेसिटी लगभग, बिल्कुल दिलखुश, लगभग 12 लीटर से ऊपर ही होती है, कम नहीं होती, 12 लीटर के आसपास समझो। रूमिनेंट पशुओं की तरह, रूमन की तरह नहीं होती इतनी। रूमन की जो कैपेसिटी होती है वो 100 से लेकर के और 200, 250, 200, 250 लीटर तक कैपेसिटी वाला होता है रूमन वयस्क गाय के अंदर। हाँ भाई, अगला प्रश्न रहेगा, हाँ अगला प्रश्न रहेगा मेरा, बताइए गाय, गाय की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड ऑफ काउ,
बिल्कुल मैंडिबुलर है, सही है। हाँ, अगला प्रश्न रहेगा, कुत्ते की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? कुत्ते की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? अगला प्रश्न रहेगा, सुअर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? सही है भाई, पैरोटिड। देखिए, गाय कुत्ते की तो एक है, घोड़े की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड। पैरोटिड, बिल्कुल सही है, पैरोटिड। स्टेंसन की नलिका कौन सी लार ग्रंथि से निकलती है? स्टेंसन की नलिका पैरोटिड से निकलती है भाई, स्टेंसन की नलिका। और स्टेंसन की नलिका में या फिर लार ग्रंथियों की नलिकाओं में कभी कभी रुकावट आ जाती है, उसमें पथरी बन जाती है, उसको साइलोलिथ कहते हैं। जिसके कारण, हाँ, साइलोलिथ के कारण वो जो नली होती है लार की, वो लार की नली लार भरने से फूल जाती है। तो इस प्रकार की सिस्ट को क्या कहते हैं? अपन पहुंच गए सर्जरी पर। बिल्कुल, रेनुला या रिटेंशन सिस्ट कहते हैं, सोन सिंह, सही है, रिटेंशन सिस्ट कहते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल रेनुला। अगला प्रश्न रहेगा, हाँ, रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस कौन से ऑर्गन के अंदर पाए जाते हैं? रेटेटेस्टिस, जो नलिकाओं की जालनुमा संरचना होती है, रेटेटेस्टिस। बिल्कुल, टेस्टिस के अंदर रेटेटेस्टिस होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, ओवरी की सूजन क्या कहलाती है? अंडाशय की सूजन क्या कहलाती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी, ऊफ्राइटिस कहलाती है। बिल्कुल, ऊफ्राइटिस कहलाती है। अगला प्रश्न रहेगा, फर्टिलाइजेशन रूमिनेंट पशुओं या पालतू पशुओं में फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के कौन से भाग पर होता है? बिल्कुल, एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पर होता है। हाँ, और मुर्गी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? सिर्फ अगला वर्ड लिखो दो, बिल्कुल इनफंडिबुलम में होता है। मुर्गी में कहाँ होता है? इनफंडिबुलम में होता है। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है, सही है अभी तक। बताइए, कुत्ते में अतिरिक्त लार ग्रंथि कौन सी होती है? हाँ, गुड मॉर्निंग भाई। कुत्ते में अतिरिक्त लार ग्रंथि कौन सी होती है? बिल्कुल, जाइगोमेटिक होती है। बताइए, म्यूसिन, म्यूसिन किस शरीर के किस स्राव में म्यूसिन पाया जाता है? बिल्कुल, दीपक सही है, रतन सही है, गोवर्धन पाराशर सही है, लार के अंदर म्यूसिन पाया जाता है। जो कौन से रोग में सहायक है, किस, हाँ, किस रोग के अंदर ये फायदा करता है म्यूसिन? आफरे को कम करता है, बिल्कुल सही है। म्यूसिन जो होता है पृष्ठ तनाव को कम करता है, जिससे बुलबुले नहीं बनते, जिससे आफरा कम होता है। बताइए, आफरा पैदा करने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो हरी पत्तियों में या हरे लेग्यूमिनेस चारों में पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल आ गया, दिल खुश का आ गया, सेपोनिन्स होते हैं। सेपोनिन्स झागदार आफरा पैदा करते हैं। बिल्कुल सही है भाई। हाँ, अगला प्रश्न बताएंगे, यूरिया का निर्माण किस चक्र की सहायता से लीवर के अंदर होता है? यूरिया का निर्माण किस चक्र की सहायता से? ये कोरी किसने बताया? ऑर्निथिन चक्र से होता है भाई, ऑर्निथिन चक्र, ऑर्निथिन साइकिल से होता है। बिल्ली के लिए अतिरिक्त आवश्यक अमीनो अम्ल बताएंगे। बिल्कुल सही है, टोरिन, अभी भूले नहीं हो आप न्यूट्रिशन को। बिल्कुल सही है। हाँ, शरीर में कैल्शियम का अनुपात बताएंगे, कैल्शियम फास्फोरस का, कैल्शियम फास्फोरस का अनुपात बताएंगे। बिल्कुल सही है, 2:1, 1:1 नहीं है भाई, 2:1। कैल्शियम फास्फोरस का पूछा भाई, 10:1 कौन बोल रहा है ये? अरे गोवर्धन पाराशर जी, नहीं, 2:1। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप, रूमिनेंट पशुओं के राशन में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात बताएंगे। बताइए भाई, करण सिंह, रवि कुमार, मयंक। 10:1, बिल्कुल सही है, 10:1। अगला प्रश्न बताएंगे आप, पॉइंट ऑफ हॉक, पॉइंट ऑफ हॉक का निर्माण
कौन सी अस्थि से होता है? पॉइंट ऑफ हॉक, कौन सी अस्थि के ऊपर पॉइंट ऑफ हॉक पाया जाता है? हॉक जॉइंट जो होता है, बिल्कुल फिबुला, बिल्कुल फिबुला तो सही है भाई। हाँ, फिबुलर जो टार्सल होती है जिस पर, इसको बोलते हैं ट्यूबर कैल्सिस, ट्यूबर कैल्सिस। ये जो संरचना होती है वो पॉइंट ऑफ हॉक का निर्माण करती है। हाँ, जबकि शोल्डर पॉइंट का निर्माण कौन करता है बताइए? शोल्डर पॉइंट, शोल्डर पॉइंट ह्यूमरस के अंदर, बताइए ह्यूमरस के अंदर। हाँ, ट्यूबर स्केपुली, इस ह्यूमरस, ह्यूमरस नहीं, स्केपुला में ट्यूबर स्केपुली। हाँ, जो इस तरह से जो बोन होती है स्केपुला बोन, इस स्केपुला में यहाँ पर ये जो प्रवर्ध होता है, यहाँ ये उठा हुआ ये संरचना जो होती है पॉइंट ऑफ शोल्डर का निर्माण करती है। जबकि पॉइंट ऑफ हिप जॉइंट जो होता है, हाँ उसका निर्माण, हाँ बिल्कुल, ट्यूबर इस्चियाई से होता है, इस्चियम हड्डी के ट्यूबर इस्चियाई से होता है। अगला प्रश्न बताएंगे आप, सत्य पसलियों की संख्या मुर्गी में कितनी जोड़ी होती है? मुर्गी में कितनी जोड़ी सत्य पसलियां पाई जाती है? बिल्कुल सही है भाई, 5 जोड़ी मुर्गी में सत्य पसलियां पाई जाती है। अगला मेरा प्रश्न रहेगा, गाय में कितनी हड्डियां होती हैं? गाय में कितनी हड्डियां होती है? 208। और बैल में, ऑक्स में? हाँ 210। ये ऑस्कॉर्डिस जो होती है अलग से, वो केवल नर के अंदर पाई जाती है, केवल बैल में पाई जाती है, गाय में वो अनुपस्थित होती है जो ऑस्कार्डिस होती है। अगला, हॉर्स में बताइए टोटल हड्डी कितनी? बिल्कुल वर्षा नैनीवाल, बिल्कुल सही है। घोड़े में 200 हड्डियां। और मुर्गी में बताइए कितनी हड्डियां होती है टोटल? बिल्कुल 169। बिल्कुल सभी का सही है, पूनम अजय सही है। हाँ भाई, अगला बताएंगे, सुअर के अंदर टोटल हड्डियां बताएंगे? बिल्कुल सुरेंद्र का भी सही है। बिल्कुल सोन सिंह 274। ओम गोदारा बिल्कुल सही है, 274। और कुत्ते के अंदर और बता दो भाई, कुत्ते में कितनी हड्डियां? बिल्कुल लोकेश का सही है, 291। बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी शानदार है एकदम। अब बताएंगे आप, स्टर्नम में खंडों की संख्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे। स्टर्नम, स्टर्नम तो सब जानते हो, अस्थिल उपास्थिल संरचना होती है, ऑस्टियोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है। ये जो वक्षीय गुहा की फर्श है, वहां पर अस्थिल उपास्थिल संरचना होती है जिसको स्टर्नम कहते हैं। ये रिब्स यहाँ से आकर के स्टर्नम पर जुड़ती है। जो रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से आकर के, कशेरुदंड से आकर के और स्टर्नम से जुड़ती है, उन्हें सत्य पसलियां ट्रू रिब्स कहते हैं या स्टर्नल रिब्स कहते हैं। जो पसलियां वर्टिब्रल कॉलम से आकर के स्टर्नम पर नहीं जुड़ पाती हैं उनको फाल्स रिब्स, गोरिल्ला रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स या तैराकी पसलियां ये कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है पूनम। तो बताइए, गाय और घोड़े के स्टर्नम में कितने खंड होते हैं? पहला प्रश्न सभी का सही आ गया, बिल्कुल 7। पहले एक ने तो पूरे ही लिख करके तैयार रख रखे हैं। अगला बताएंगे, कुत्ते के, कुत्ता के बताओ भाई, दिलखुश, मोनू, गोर्धन सही है भाई, कुत्ते के में 8। और सुअर के में बता दो, बहुत अच्छी बात है, सुअर के स्टर्नम में कितने खंड होते हैं? बिल्कुल आशा सही है, सोन सिंह, मोनू, वर्ष सही है भाई, 6। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप, फ्लोटिंग किडनी किसमें पाई जाती है? तैरता हुआ वृक्क किसमें पाया जाता है? अरे भाई ये, हाँ, फ्लोटिंग किडनी या तैराकी जो वृक्क होता है वो कौन सा होता है? बायां होता है या दायां होता है? बिल्कुल, हाँ, काऊ के अंदर। और लेफ्ट जो होती है किडनी, हाँ रूमिनेंट्स में होती है, लेकिन हमको काऊ, बिल्कुल राखी सही है। अगला बताएंगे आप, घोड़े की दाई किडनी किस किस शेप होती है? घोड़े की दाई किडनी किस आकृति की होती है? बिल्कुल, अरे वारे महेंद्र मेहरा, बहुत अच्छी बात है।
प्रोग्रेस कर रहा है, ओम गोदारा भी कर रहा है, मनीष भी कर रहा है। बिल्कुल हार्ट शेप होती है। दीपक अब रुक जा। अगला बताइए भाई, जबड़े की पेशी जो कि शरीर की सबसे मजबूत पेशी होती है, उसका नाम बताओ। हाँ, जबड़े की, पंकज सही है भाई। जबड़े की पेशी, बिल्कुल मैसेटर पेशी, मैसेटर पेशी, मैसेटर पेशी। बताइए पक्षियों के शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? पक्षियों के शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? बिल्कुल पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर पक्षियों के शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है। पशुओं के शरीर की सबसे बड़ी पेशी बताओ। बिल लोंगिशिमस डोर्साई, लोंगिशिमस डोर्साई। बताओ वी आकृति की मसल बताओ, वी शेप मसल। आशा बताइए। पंकज बिल्कुल सही है। पूनम, मयंक। अरे भाई डार्टोस कहाँ से आ गई? डार्टोस तो टेस्टी। मयंक, डेल्टोइडस, बिल्कुल सही है, डेल्टोइडस, डेल्टोइडस। हाँ भाई अगला प्रश्न बताएंगे। ब्लैक टंग डिजीज, ब्लैक टंग डिजीज किसकी, किस विटामिन की? भूल गए क्या ब्लैक टंग? B3 की कमी से। किसमें होती है? कुत्ते में होती है, बिल्कुल एक ने लिख दिया। हाँ, अब भाई प्रश्न तो मैं कहीं से भी ला सकता हूँ। गूज स्टेपिंग, गूज स्टेपिंग बताइए। बिल्कुल B5 या पेंटोथेनिक एसिड की कमी से सुअर में होती है। अगला बताइए। गाय भैंस में, गाय भैंस में आईवी कौन सी वेन में लगाया जाता है? कौन सी वेन में? बिल्कुल जुगुलर, जुगुलर। बताइए घोड़े में नाड़ी दर कौन सी आर्टरी से नापते हैं? बिल्कुल पंकज बताइए घोड़े में एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी। घोड़े में जो नाड़ी दर या पल्स रेट नापते हैं एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी से। बताइए बाईफेजिक टेम्परेचर किसमें पाया जाता है? बाईफेजिक तापमान किसमें पाया जाता है? जो बदलता रहता है, दिन में वेरी करता है, शाम को अलग हो जाता है। ऊंट में, ऊंट का जो तापमान होता है वो कैसा होता है? बाईफेजिक होता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न बताएंगे। जो घोड़े के अर्गट है, घोड़े के खुर में जो पैर में जो अर्गट पाए जाते हैं, अर्गट वो कौन कौन सी अंगुली के अवशेषी रूप होते हैं? बिल्कुल ब्रजेश, बहुत फास्ट। दूसरी और चौथी, बिल्कुल अजय सही है। 2 और 4। हाँ भाई अगला मैं पूछ रहा हूँ आपसे। विजन खुरी जो कि गाय भैंस में अतिरिक्त खुर जैसी संरचना, गोली जैसी संरचना पाई जाती है, पहले ही आंसर आ गया, उसको विजन खुरी कहते हैं। तो विजन खुरी दूसरी और ड्यूक्ला जिसको बोलते हैं, ड्यूक्ला दूसरी और पांचवी जो फिंगर अंगुली होती है उसका अवशेषी, बिल्कुल मोहित जगीना। हाँ भाई अगला प्रश्न बताइए आप। कुत्ते में जो लेटरल ड्यूक्ला होती है वो कौन सी डिजिट होती है? कौन सी डिजिट होती है? बिल्कुल फर्स्ट डिजिट सही है, फर्स्ट डिजिट का अवशेषी रूप होता है पार्श्व विजन खुरी, लेटरल ड्यूक्ला। लेटरल ड्यूक्ला जो कुत्ते में पाई जाती है वो, बताइए पॉप्लिटियल जो लाइन है, पॉप्लिटियल लाइन कौन सी हड्डी पर पाई जाती है? पॉप्लिटियल लाइन, बिल्कुल सही है। पॉप्लिटियल लाइन पाई जाती है टीबिया पर। टीबिया पर, टीबिया हड्डी पर पॉप्लिटियल रेखा पाई जाती है। अगला प्रश्न बताएंगे आप। अनसीनेट प्रवर्ध जो है, अनसीनेट प्रवर्ध किस जंतु में पाया जाता है? अनसीनेट प्रवर्ध किसकी पसलियों में पाया जाता है भाई? मुर्गी या मुर्गे की पसलियों में। हाँ भाई
सही है। पहली और लास्ट को छोड़ करके, यानी पहली और सातवीं को छोड़ करके दूसरी ओर से छठी तक ये अनसीनेट प्रवर्ध पाया जाता है। अगला प्रश्न बताएंगे आप, फर्कुला अस्थि कौन सी हड्डी को कहते हैं? मुर्गी में कौन सी हड्डी को फर्कुला हड्डी कहते हैं? मुर्गी में कौन सी हड्डी को? बिल्कुल क्लेविकल को कहते हैं। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताएंगे, घोड़े में कितनी क्लेविकल पाई जाती है? घोड़े में कितनी क्लेविकल पाई जाती है? वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। और वाह रे, सब ज्ञानी है। जीरो क्लेविकल, हड्डी क्लेविकल होती ही नहीं है। हाँ भाई बताइए, ब्यूटी बोन किसे कहते हैं? ब्यूटी बोन किसे कहते हैं? बिल्कुल क्लेविकल को कहते हैं ब्यूटी बोन। सुंदरता की हड्डी, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं, इसको विश बोन भी कहते हैं। ये होती है क्लेविकल, जो कि घोड़े और बैल में अनुपस्थित होती है, कुत्ते में पाई जाती है, मुर्गी में पाई जाती है, सूअर में पाई जाती है, विश बोन भी कहते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ भाई, पीयूष ग्रंथि कौन सी हड्डी के अंदर रहती है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी हड्डी में होती है? बिल्कुल स्फीनोइड अस्थि, जो खोपड़ी की स्फीनोइड अस्थि की सेलाटर्सिका गुहा के अंदर पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। बहुत अच्छी बात है जय राजपूत, नितेश शर्मा। हाँ, तो अब मेरे को आप प्रश्न बताएंगे, कौन सी हड्डी शरीर की सबसे मजबूत सबसे कठोर हड्डी होती है? कठोर, कठोर की बात चल रही है, कठोर हड्डी। बिल्कुल पीट्रस टेम्पोरल। ये पीट्रस टेम्पोरल हड्डी होती है, ये अंतःकरण की हड्डी है, इसमें आंतरिक कर्ण सुरक्षित रहता है। पीट्रस टेम्पोरल टेम्पोरल हड्डी का एक भाग होता है जो कि शरीर की सबसे कठोर, हार्डेस्ट बोन ऑफ बॉडी। अगला प्रश्न आप बताएंगे, कौन सी हड्डी पर सींग लगे रहते हैं? सींग कौन सी हड्डी पर लगे रहते हैं? सींग, फ्रंटल हड्डी। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। नितेश, रतन, अनिल, रामला, सोहन, दिनेश, लोकेश, दीपक, अजय, महेंद्र, मोनू, आशा, सही है। फ्रंटल हड्डी के जो पश्च पृष्ठ भाग पर जो प्रवर्ध लगे रहते हैं, इन प्रवर्धों पर क्या लगे रहते हैं? सींग लगे रहते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे आप, टूल बॉक्स कौन से भाग को कहते हैं? टूल बॉक्स कौन से भाग को कहते हैं? आमाशय के कौन से भाग को टूल बॉक्स कहते हैं? रेटिकुलम को कहते हैं, रेटिकुलम को कहते हैं। बताइए, मुर्गी में दानों की पिसाई, दानों या खाद्य पदार्थों की पिसाई कहाँ होती है? मुर्गी में दानों की पिसाई से संबंधित अंग कौन सा है? बिल्कुल गिचार्ड, गिचार्ड या प्रेसनी। अगला प्रश्न बताएंगे, मुर्गी में एकत्रित कहाँ होते हैं दाने? मुर्गी में दानों को इकट्ठा कहाँ किया जाता है? दानों को, या जो मुर्गी का खाद्य पदार्थ होता है, जो इंजेस्टा होता है, उसको काई में क्रॉप, ये क्रॉप जो होता है आमाशय का फूला हुआ भाग, इसका इसोफेगस का, ग्रासनाल का फूला हुआ भाग होता है ये क्रॉप। क्रॉप के आगे क्या होता है? प्रोवेंट्रिकुलस, जिसे सत्यामाशय कहते हैं, और उसके बाद होती है गिजार्ड। ठीक है भाई। अब हाँ बिल्कुल, ये एग्रंथिल भाग होता है, क्योंकि ग्रासनाल का फूला हुआ भाग होता है, ग्रासनाल की डाइवर्टिकुला होता है ये। देखिए, रूमिनेंट पशुओं में जैसे मुर्गी के अंदर क्रॉप होता है, वैसे ही रूमिनेंट पशुओं में रूमन, रेटिकुलम और ओमेजम, तीन जो भाग होते हैं वो ग्रासनाल की फूले हुए भाग है, डाइवर्टिकुला ऑफ इसोफेगस है। बाकी एबोमेजम जो होता है रूमिनेंट्स में, वो ट्रू स्टमक होता है। यहाँ पर मुर्गी में प्रोवेंट्रिकुलस जो होता है वो ट्रू स्टमक होता है। बिल्कुल दिलखुश, पिजन मिल्क तेरे को पीना। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताइए। हाँ, क्या हो गया भाई गोवर्धन पारासर? टाइपिंग स्लो है तो कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो, आप देखते रहो ना तमाशे, क्या दिक्कत है आपकी? क्लियर नहीं होगा क्या? अगला प्रश्न बताइए, बर्थ कैनाल किस भाग को कहते हैं? बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल किस भाग को कहते हैं? बिल्कुल वेजाइना को बर्थ कैनाल कहते हैं। अगला बताएंगे आप, हाँ, नेक ऑफ वोम्ब किसे बोलते हैं? नेक ऑफ वोम्ब किसे बोलते हैं? नेक ऑफ वोम्ब, बिल्कुल सर्विक्स को, सर्विक्स को नेक ऑफ वोम्ब कहते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे आप, हिस्टोट्रॉफ किसे कहते हैं? हिस्टोट्रॉफ, हिस्टोट्रॉफ किसे कहते हैं? बिल्कुल सही है, यूट्राइन मिल्क को कहते हैं। यूट्राइन मिल्क, जो कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से स्रावित होता है। आरंभिक जाइगोट को जो पोषण प्रदान करने वाला जो तरल पदार्थ होता है, वो गर्भाशय की जो आंतरिक लेयर होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इससे हाँ बिल्कुल स्रावित होता है। इसको यूट्राइन मिल्क कहते हैं। बिल्कुल रवि और बिल्कुल विनय, सही है बात आपकी।
अगला प्रश्न बताएंगे, रूमिनेंट पशुओं के दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? बिल्कुल रवीना, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा और फास्ट आंसर दिया। बिल्कुल मोनू सही है, दीपक सही है, 4 लोब होते हैं। नितेश सही है। और बाएं में कितने लोब होते हैं भाई? बिल्कुल सही है, 3 खंड होते हैं। बिल्कुल, अब मैं ये संख्या ही पूछ रहा हूं। अगला बताइए, मुर्गी के लीवर में कितने लोब होते हैं? मुर्गी के लीवर में कितने लोब होते हैं? भाई 2 ही होते हैं, सही है। मुर्गी के लीवर में 2 लोब होते हैं। अगला बताइए, गाय के लीवर में कितने लोब होंगे? गाय के लीवर में कितने लोब होंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी तैयारी है। 4 लोब होंगे गाय के। और घोड़े के लीवर में कितने लोब होंगे? बिल्कुल सही बात है, 3 लोब होंगे। अगला बताएंगे आप, सुअर के लोब में अजय, पूनम, बिल्कुल अजय सही है। सुअर के में 5। हाँ, और कुत्ते के में भी बता दो भाई। अजय सही है, मनीष, मोहित, बिल्कुल कुत्ते के में भी 5। ये लीवर के अंदर लोब्स की संख्या है। हाँ भाई, दीपक सही है। बताइए, साउंड बॉक्स किसे कहते हैं? साउंड बॉक्स किस भाग को कहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एल लिख दिया, मतलब लैरिंग्स लिख दिया आपने। लैरिंग्स लिख दिया। लैरिंग्स मतलब इसको बोलते हैं स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र को मुर्गी में क्या कहते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, इसे सिरिंग्स कहते हैं। स्वर यंत्र को मुर्गी में, बिल्कुल सोहन राखी सही है, सिरिंग्स कहते हैं, सिरिंग्स। अब बताइए, इस स्वर यंत्र के अंदर कितनी कार्टिलेजेज होती, कितनी उपास्थियां होती हैं? स्वर यंत्र के अंदर कितनी उपास्थियां होती हैं? संख्या में अगर पूछे तो 5 और प्रकार में पूछे तो 4। तो बताइए, कौन सी युग्मित होती है? वर्षा नैनीवाल, सोहन सिंह बताइए, युग्मित उपास्थियां बताइए, युग्मित उपास्थि। ब्रजेश गोस्वामी, बिल्कुल एरिटिनोइड। एरिटिनोइड जो उपास्थि होती है वो युग्मित होती है। बहुत बढ़िया। हाँ, लेरिंग्स की सबसे बड़ी उपास्थि कौन सी होती है बताइए भाई? लेरिंग्स की सबसे बड़ी उपास्थि थायराइड होती है, बिल्कुल। हाँ, और अपूर्ण थायराइड उपास्थि किसके लेरिंग्स की पहचान है? बिल्कुल, घोड़े के लेरिंग्स के अंदर थायराइड उपास्थि अपूर्ण होती है। और थायराइड जो उपास्थि होती है वो एच आकृति की होती है, एच शेप होती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि तितली की जैसी होती है। थायराइड जो उपास्थि होती है, बिल्कुल मनीष, ततली नहीं भाई, बटर। हाँ सही है वर्षा, बटरफ्लाई। हाँ सही है, बटरफ्लाई। तो बताइए, बटर की खुशबू किसके कारण होती है? किस अम्ल के कारण बटर की खुशबू होती है? अरे सुरेंद्र, बी एफ मत लिखे। हाँ, कुछ और समझ लेंगे बच्चे। हाँ, ब्यूटाइरिक एसिड सही है भाई रवीना, ब्यूटाइरिक एसिड। हाँ, बटर का मतलब होता है मक्खन। मक्खन की जो खुशबू होती है वो ब्यूटाइरिक एसिड के कारण होती है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताएंगे, अस्थि की जो आधारभूत इकाई है, अस्थि की आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई किसकी? बोन की। क्या कहलाती है भाई? ऑस्टियोन कहलाती है, ऑस्टियोन। ओसिन तो प्रोटीन होती है, ऑस्टियोन जो हेवर्शियन तंत्र होता है या फिर ऑस्टियोन होता है, ये अस्थि की आधारभूत इकाई होती है। और अस्थि की जो कोशिका होती है उसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट कहते हैं। बिल्कुल, अस्थि में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको कहते हैं ओसिन कहते हैं, ओसिन कहते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे आप। प्रश्न मेरा रहेगा, बताइए, खोपड़ी में सबसे बड़ा प्रवर्ध कौन सा, बड़ा छिद्र कौन सा होता है? या फिर फोरामेन सबसे बड़ा खोपड़ी का कौन सा है? छिद्र यानी फोरामेन। फोरामेन खोपड़ी का सबसे बड़ा फोरामेन, फोरामेन मैग्नम होता है, जो कि यहाँ पर ऑक्सीपिटल हड्डी के दोनों कॉन्डाइल के बीच में होता है, जहां से मेरु रज्जु निकलती है। तो बताइए। हाँ बिल्कुल, फोरामेन मैग्नम कहते हैं इसको, गोर्धन।
बताइए शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा होता है? ऑब्ट्यूरेटर। पहले ही आने लग जाते हैं बच्चों के आंसर। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है, जो कि ओस कॉक्से के अंदर या फिर हिप बोन के अंदर पाया जाता है। बताइए हायोइड अस्थि कौन से कोमल अंग से जुड़ी हुई होती है? हायोइड अस्थि, हायोइड बोन कौन से अंग से जुड़ी हुई होती है? बिल्कुल ब्रजेश का आ गया। जीभ या टंग? मयंक गोवर्धन, जीभ से जुड़ी हुई होती है हायोइड अस्थि। हाँ बिल्कुल सही है भाई। जीभ में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है? जीभ में हाँ, रेखित पाई जाती है, रेखित पाई जाती है, स्ट्रेटेड या नॉन स्ट्रेटेड? बिल्कुल रेखित पेशियां पाई जाती हैं, जो कि ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक पेशियां होती हैं, जबकि आंत के अंदर अनैच्छिक पेशियां होती हैं, आंत में, यूरिनरी ब्लैडर में, इनमें। बताइए अनैच्छिक पेशियां जो अरेखित पेशियां होती हैं, इस प्रकार की तरकू की आकार की जो पेशियां होती हैं, इनमें कितने केंद्रक होते हैं? कितने केंद्रक होते हैं? इनको चिकनी पेशियां कहते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ मोनो, एक, बिल्कुल एक ही होते हैं अजय, दो नहीं होता, एक ही केंद्रक होता है इनके अंदर। अगला प्रश्न बताएंगे, ग्रसनी में कितने छिद्र पाए जाते हैं? ग्रसनी में कितने छिद्र पाए जाते हैं? फेरिंग्स में। बिल्कुल फेरिंग्स में सोन सिंह, बिल्कुल ओम गोदारा, अजय राखी सही का बिल्कुल। अगला, अगला बताइए भाई, डायफ्राम में कितने छिद्र होते हैं? विनय बताओ। रवीना सही है, मनीष सही है, ओम सही है, अजय सही है, रवि सही है, विनय, सुरेंद्र सभी का सही है। अजय, 3 छिद्र होते हैं। अगला बताइए, पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज, पेयर्स पैचेज कहाँ पाए जाते हैं? पेयर्स पैचेज बिल्कुल सही है, इंटेस्टाइन में, इलियम भाग में, या फिर हम यूं कहे छोटी आंत में पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं। हाँ भाई, इलियम की स्पेलिंग तो सही लिखो भाई, ILEUM है इलियम। ये तो आंत का भाग होता है, वो जो ILIUM है ये अस्थि का नाम है, वो बोन है। हाँ, इलियम वो है। अगला बताइए, चतुष्कोणीय पटेला किसकी होती है? चतुष्कोणीय पटेला किसकी होती है? बिल्कुल हाँ, घोड़े की पटेला। दिनेश, वर्षा, मोहित, ओम सही है, घोड़े की पटेला चतुष्कोणीय होती है। हाँ भाई, स्टाइलॉइड प्रवर्ध कौन सी अस्थि पर पाया जाता है? स्टाइलॉइड प्रवर्ध बिल्कुल अल्ना पर पाया जाता है। और किसमें अनुपस्थित होता है? किसमें? बिल्कुल अशोक सही है, घोड़े में, घोड़े की अल्ना में स्टाइलॉइड प्रवर्ध नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न बताएंगे, किसकी स्कैपुला में कोरेकोइड प्रवर्ध, कोरेकोइड प्रवर्ध अनुपस्थित होता है? किसकी स्कैपुला में कोरेकोइड? डॉग की स्कैपुला में। अजय सही है, बिल्कुल सही है, पूनम, वर्षा, विनय, डॉग की स्कैपुला में कोरेकोइड प्रवर्ध अनुपस्थित होता है। हाँ भाई, अगला प्रश्न बताएंगे, ठीक है। एक्रोमियन प्रवर्ध किसकी स्कैपुला में नहीं होता? एक्रोमियन प्रवर्ध बिल्कुल घोड़े की स्कैपुला में एक्रोमियन प्रवर्ध नहीं होता। अगला प्रश्न आप बताएंगे, तलवार नुमा स्कैपुला, तलवार नुमा स्कैपुला किसकी होती है? अरे वाह, बड़ा जल्दी आंसर दिया, मुर्गा मुर्गी सही है भाई, तलवार नुमा स्कैपुला होती है। इस पर कौन से जोड़ पर पाया जाता है? इस पर जो पैर होता है मुर्गे का, उसमें शंकुनुमा प्रवर्त होता है, जो लड़ाई के काम आता है। इस पर ये संरचना बोनी होती है। बिल्कुल हाँ, टार्सो मेटाटार्सल हड्डी पर पाया जाता है, ये इस पर पाया जाता है, टार्सो मेटाटार्सल हड्डी। अगला प्रश्न बताएंगे, ऑक्सीपिटल हड्डी, ऑक्सीपिटल हड्डी और एटलस कशेरुका के बीच कौन सा जोड़ बनता है? ऑक्सीपिटल हड्डी बिल्कुल हाँ वैसे ही हिंज प्रकार का होता है, लेकिन ये, अरे भाई ये तो हिंज प्रकार का होता है, पाइवोट नहीं होता मनीष, ये होता है यस जॉइंट, ये होता है यस जॉइंट। और जो एटलस और
एक्सिस के बीच बनता है, ये होता है नो जॉइंट। हाँ, यहां पर आप लिख सकते हो बिल्कुल वर्षा, बिल्कुल पाइवोट जॉइंट होता है ये। अगला बताएंगे, शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी, बिल्कुल सही है, स्टेपिडियस। स्टेपिडियस जो मसल होती है वो सबसे छोटी होती है, जो कि स्टेपीज अस्थि से जुड़ी हुई होती है, एक हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि मध्य कर्ण की हड्डी होती है। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती है, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, जिनमें सबसे छोटी होती है स्टेपीज। अगला, हाँ बिल्कुल दीपक बताइए, ये तो बाह्यकर्ण दिखा दिया आपने, ईयर पिन्ना दिखा दिया। बताइए, मुर्गी में ये अनुपस्थित होता है कि उपस्थित होता है, ये वाला भाग, कान का ये भाग? मुर्गी में ऐसा कान पाया जाता है क्या? एब्सेंट होता है। हाँ भाई, सभी का सही है, एब्सेंट होता है ईयर पिन्ना। और बताइए, ये कौन सी उपास्थि है जो मैं खींच रहा हूँ, ये कौन सी कार्टिलेज है? नितेश, कोलुमेला हड्डी पाई जाती है, बिल्कुल इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिक है भाई, आईलाइन कैसे बता रहा है, इलास्टिक कार्टिलेज है। हाँ भाई, चलो, बड़ी हड्डियों के बीच में जो सी शेप एक संरचना होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करती है, तो बड़ी हड्डियों के बीच मेनिस्काई, बिल्कुल सही है भाई वर्षा, अच्छी तैयारी है आपकी। दीपक सही है, मेनिस्काई कहते हैं उसको। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताएंगे, बाल किस प्रोटीन के बने होते हैं? अगला प्रश्न मेरा रहेगा, टार्सल ग्लैंड कौन से अंग में पाई जाती है? टार्सल ग्रंथियां, टार्सल ग्रंथियां कौन से अंग में पाई जाती है? आंख, बिल्कुल आंख। अरे ये हाइंड लिम्ब किसने लिख दिया, इसका मतलब ये अरे अजय, हाइंड लिम्ब नहीं, टार्सल हड्डी होती है वो। अजय फिर सॉरी। अरे वाह महेंद्र, आंख का चित्र भेज रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो बताइए, हाँ, राम राम रे भाई, यस गोदारा। अगला प्रश्न आप मेरे को बताएंगे, हाँ, माइबोमियन या मूल ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? माइबोमियन या मूल ग्रंथियां या जाइस ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? बिल्कुल सभी का सही है, आई में पाई जाती है। ये सारी ग्रंथियां जो मैंने लिखी है, टार्सल, माइबोमियन, मोल, जाइस, ये सब किसमें पाई जाती है? आंखों में पाई जाती है। ले भाई, ये आंखों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सिरुमिनस ग्रंथियां, सिरुमिनस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल, जो कर्ण कुहर होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस होती है, उसके अंदर सिरुमिनस ग्रंथियां पाई जाती है। ये बाह्य कर्ण नाल होती है, बाह्य कर्ण नाल आगे जाकर के कान के पर्दे से जुड़ती है। तो इसमें जो ईयर वैक्स होता है, जिसको हम कान का मैल कहते हैं, ये मैल नहीं होता, ये मोम होता है। ये सिरुमिनस ग्रंथियों से स्रावित होता है, ये कान के पर्दे की सुरक्षा करता है, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से सुरक्षा करता है, बिल्कुल सेफ्टी करता है। इसीलिए ईयरवैक्स को ज्यादा मात्रा में नहीं निकालना चाहिए। ये ग्रंथियां सीरुमिन स्रावित होती है, और इस सीरुमिन को ही ईयरवैक्स कहते हैं। इस सीरुमिन को ही क्या कहते हैं? ईयरवैक्स कहते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे, फीरोमोन, फीरोमोन, फीरोमोन जो कि रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनको एक्टो हार्मोन्स कहते हैं, जिनको पैरा हार्मोन्स कहते हैं, बिल्कुल सेंट ग्रंथियों या पेरिनियल ग्रंथियों से स्रावित किए जाते हैं। फिरोमोन्स जो कि जातीय विशिष्ट होते हैं, जो कि लैंगिक आकर्षण में सहायक है, नर और मादा के आकर्षण में सहायक है। फिरोमोन्स जानवरों में सिग्नल भेजते हैं, कम अणुभार के होते हैं, वातावरण में शीघ्रता से विस्तृत हो जाते हैं। फिरोमोन्स को बाह्य हार्मोन्स कहते हैं। हाँ भाई, तो कोई प्रश्न पूछना बाकी नहीं रह गया। फिरोमोन्स जातीय विशिष्ट होते हैं, अपनी ही जाति के सदस्यों को, बिल्कुल। हाँ, अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ बताइए भाई, अजय सांवला, आपने एनस लिखा है, तो बताइए एनल ग्लैंड्स किस जानवर में पाई जाती है? एनल ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड्स किस जानवर में? बिल्कुल डॉग में एनल ग्लैंड्स पाई जाती है। बताइए, मवाद वाले संक्रमण में कौन सी रक्त कणिकाएं बढ़ जाती है?
मवाद वाले संक्रमण में कौन सी रक्त कणिकाएं बढ़ जाती है? बिल्कुल सही है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाती है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाती है। मैं एक डब्ल्यूबीसी का चित्र बना रहा हूं, बताएंगे ये डब्ल्यूबीसी कौन सी डब्ल्यूबीसी हो सकती है? बिल्कुल, वर्षा ने बहुत अच्छा पहचाना, अजय का सही है बिल्कुल। ये एक मोनोसाइट है। बताइए इस मोनोसाइट की संख्या कौन से संक्रमण में बढ़ जाती है? किस प्रकार के इन्फेक्शन में मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है? क्रोनिक में। बिल्कुल सही है, क्रोनिक जैसे टीबी है जेडी है, जॉनीज डिजीज है, इस प्रकार के जो क्रोनिक या लंबे समय तक जो संक्रमण रहते हैं उनके अंदर ये बढ़ जाती मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, घोड़े की नाल का जैसा इसका केंद्रक होता है, इसकी संख्या बढ़ जाती है क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर। अब बताइए कौन सी डब्ल्यूबीसी का जो केंद्रक होता है वो 2 से 7 पालियों में विभक्त होता है? गोवर्धन, पारासर, वर्षा। हाँ, 76 66 बताइए। अरे गलत है अजय सामला, 2 से 7 न्यूट्रोफिल्स का बटा होता है, का न्यूट्रोफिल्स का बटा होता है। अगला प्रश्न बताएंगे। हाँ, अगला प्रश्न बताएंगे, किस डब्ल्यूबीसी की एक केंद्र की आकृति किडनी शेप होती है? बेसोफिल्स, बिल्कुल सी है, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। तो मेरे को आप बताओ, बेसोफिल रक्त में क्या स्रावित करती है? बेसोफिल रक्त में कौन सा रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है? बिल्कुल सही है, हिपेरिन स्रावित करती है, हिपेरिन। इन बेसोफिल्स की कहीं न कहीं प्रॉपर्टी मास्ट कोशिकाओं के समान होती है, तो मास्ट कोशिकाएं इन बेसोफिल्स को ही कहते हैं। ये बेसोफिल्स संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं कहलाती है। बताइए मास्ट कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? गोवर्धन का आ गया, मास्ट कोशिकाएं निकालती हैं हिस्टामिन, और हिस्टामिन एलर्जी के लिए जिम्मेदार है। और हाँ, फिर एलर्जी जब ज्यादा हो जाती है तो हम एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं, जैसे एविल। एविल है, एविल में कौन सा साल्ट आता है? बताइए भाई, एविल में कौन सा साल्ट आता है? हाँ, फेनिरामाइन मेलेट आता है भाई, सीपीएम नहीं आता, फेनिरामाइन मेलेट। फेनिरामाइन मेलेट आता है। हाँ भाई। बिल्कुल सही है। हाँ, अगला प्रश्न बताएंगे, मुर्गी की किडनी में या मुर्गे की किडनी में कितने लोब होते हैं? कितने पिंडों में बटी होती है मुर्गी की किडनी? बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगला प्रश्न बताएंगे, मुर्गे के जो वृषण होते हैं, मुर्गे के वृषण कौन से अंग पर स्थित होते हैं? मुर्गे के जो टेस्टिस होते हैं, चूंकि मुर्गा एक टेस्टिकोंडा जंतु होता है, टेस्टिकोंडा वे जंतु होते हैं जिनके टेस्टिस उदर गुहा में होते हैं, जिनमें स्क्रोटम या वृषणकोश अनुपस्थित होता है। बिल्कुल, तो मुर्गे के जो टेस्टिस होते हैं वो किडनी के ऊपर त्रिपालित जो वृक्क होता है इसके ऊपर होते हैं, और किस आकृति के होते हैं? ये सेम के बीज जैसे होते हैं, इस तरह से स्थित होते हैं किडनी के ऊपर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आप बताएंगे, बताइए फ्रेनिक जो आर्टरी होती है, फ्रेनिक वो कौन से अंग को रक्त की सप्लाई करती है? फ्रेनिक, फ्रेनिक। बिल्कुल अजय का सही है, डायफ्राम। बिल्कुल, डायफ्राम जो होती है, डायफ्राम जो झिल्ली नुमा संरचना होती है वो स्तनधारियों में पाया जाता है। स्तनधारियों में डायफ्राम उत्सर्जन में, प्रसव में, मल त्याग, मूत्र त्याग, श्वसन आदि में सहायक होता है, जो कि वक्षीय गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाली एक गुंबदाकार पेशी नुमा संरचना होती है, जिसमें रेडियल पेशी पाई जाती है, फ्रेनिक आर्टरी पाई जाती है, और डायफ्राम में 3 छिद्र पाए जाते हैं। ये डायफ्राम जो होता है डोम शेप होता है, सही है भाई। हाँ, एक पतली परतनुमा संरचना होती है जिसके अंदर ये फ्रेनिक आर्टरी पाई जाती है, फ्रेनिक नर्व भी पाई जाती है। हाँ, मुर्गी में अनुपस्थित हो, क्योंकि मुर्गा या मुर्गी जो होता है वो स्तनधारी नहीं है। मुर्गा मुर्गी में तो बाल भी अनुपस्थित होते हैं, डायफ्राम भी अनुपस्थित होती है। बताइए मुर्गी के अंदर कपालीय तंत्रिका की संख्या बताइए, कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है मुर्गे में? बिल्कुल सही है भाई, 12। हाँ, 12 जोड़ी। रवीना सही है, अजय सही है, राखी सही है, आशा, सोन सिंह, ब्रजेश, गोवर्धन, 12 जोड़ी। RAM, रेप्टिलिया, एवीज और मैमिलिया में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है।
बताइए बैल के अंदर कितने जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है? बैल के अंदर कितने जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? बताइए भाई, बैल के अंदर, ऑक्स के अंदर कितने ऑक्स के अंदर कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? 37 जोड़ी। बिल्कुल सही है, सभी का 37 जोड़ी पाई जाती है। और मेरु तंत्रिकाएं और कपालीय तंत्रिकाएं हम ऑक्स में देखें तो वही 12 जोड़ी, मुर्गे में देखें तो वही 12 जोड़ी। ठीक है, जितने भी जानवर हैं पालतू पशु उनमें 12 जोड़ी होती है। हाँ भाई, सभी में 12 जोड़ी, रेप्टिलिया बीज मेमिलिया में। बताइए, हाँ, मुर्गे के अंदर या मुर्गी के अंदर कितने वायुकोश या एयर सैक्स होते हैं? एयर सैक्स कितने होते हैं? 9 एयर सैक्स होते हैं। बिल्कुल, हालांकि ये जो एयर सैक वाला है वो वेरिएबल है, कई बुक्स में ये डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन एवरेज में ये 9 ही सही माना गया है। अगला बताइए, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी किस अंग को रक्त की सप्लाई करती है? हिपेटिक आर्टरी बिल्कुल लीवर को, हाँ, सप्लाई करती है। बताइए, हाँ, गाय के ट्रेकिया में कितनी सी शेप रिंग्स होती है? गाय के ट्रेकिया में कितनी सी आकृति की वलय होती है? 50 से 60, बिल्कुल सही है। और मुर्गी के ट्रेकिया में बताइए, मुर्गी के ट्रेकिया में बताइए, बिल्कुल सही है गोवर्धन, अब तो तेरी टाइपिंग भाई तेज हो गई है। हाँ भाई, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताएंगे आप, अम्बिलिकल वेन में किस प्रकार का रक्त जाता है? शुद्ध जाता है कि या अशुद्ध जाता है? अम्बिलिकल वेन में किस प्रकार का रक्त जाता है? बिल्कुल प्योर, बिल्कुल शुद्ध जाता है, ऑक्सीजनेटेड जाता है। हाँ भाई, सही है, अम्बिलिकल वेन में। अगला प्रश्न बताएंगे आप, हाँ, रक्त में कौन सी रक्त कणिका सबसे ज्यादा होती है? मैक्सिमम कौन सी रक्त कणिका होती है? रक्त में कौन सी रक्त कणिका सबसे ज्यादा होती है? बिल्कुल, आरबीसी सबसे ज्यादा होती है। आरबीसी की जो संख्या होती है 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति एमएल, जबकि हाँ, हाँ, कुल रक्त कणिकाओं का ज्यादातर पोर्शन यही बनाती है, जबकि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो 2 से 5 लाख होते हैं। और जबकि जो डब्ल्यूबीसी तो और भी कम होती है, 4,000 से लेकर के 11,000 प्रति एमएल होती है। हाँ भाई, अगला प्रश्न आप बताएंगे, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट जो होते हैं इनके फट जाने से कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलता है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? थ्रोम्बोसाइट के फटने से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है गोवर्धन, सही है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। इसका मतलब आपको कैस्केड मैकेनिज्म नहीं आती, जो गलत बता रहे हैं इसका बिल्कुल विनय का गलत है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर निकलता है, आपको रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया नहीं आती। बताइए, रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम कौन से कारक का कार्य करता है? कौन सा फैक्टर होता है कैल्शियम? हाँ, चौथा फैक्टर होता है, सही है, चौथा फैक्टर होता है। अगला प्रश्न बताएंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? बिल्कुल सही है। बताइए, पक्षियों में न्यूट्रोफिल्स को क्या कहते हैं? पक्षियों में न्यूट्रोफिल्स को क्या कहते हैं? हेट्रोफिल्स, बिल्कुल सही है, हेट्रोफिल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा, बताइए, बार बॉडी किस रक्त कणिका में पाई जाती है? बार बॉडी, बार का है, बार बॉडी पाई जाती है भाई मादा की न्यूट्रोफिल्स में। मादा की न्यूट्रोफिल्स में कौन सी पाई जाती है? बार बॉडी पाई जाती है, बार का है। और बार बॉडी की संख्या का सूत्र क्या होता है? एक्स गुणसूत्र की संख्या -1। ये बार बॉडी सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? फीमेल्स में पाई जाती है, मादा के न्यूट्रोफिल में पाई जाती है, फीमेल्स में पाई जाती है।
हाँ भाई। अगला प्रश्न बताएंगे, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? शरीर का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाना क्या कहलाता है? बिल्कुल हाइपरथर्मिया कहलाता है। बहुत अच्छी बात है, हाइपरथर्मिया। और कम हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोथर्मिया कहलाता है। बिल्कुल आपका सही है, हाइपोथर्मिया कहलाता है। हाँ भाई। अगला प्रश्न, बुखार उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? बुखार पैदा करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? बिल्कुल पायरोजन कहते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, पायरोजन कहते हैं। बताइए, नाव के आकार का स्टर्नम किसका होता है? नौकाकार स्टर्नम किसका होता है? बिल्कुल सही है भाई, घोड़े का स्टर्नम नाव के जैसा होता है। अगला प्रश्न बताएंगे आप। हाँ, 18 जोड़ी पसलियां किस जानवर में पाई जाती है? सही है भाई। तो बताइए, कुत्ते में कितने जोड़ी पसलियां पाई जाती है? डॉग में? डॉग में बिल्कुल अजय का आ गया, मयंक का, ओम सही है। 13 जोड़ी पसलियां होती है कुत्ते के अंदर। टीपी वैष्णव, रामेश्वर कटारा, सोन सिंह, 13 जोड़ी, 13 ही जोड़ी होती है भाई, 14 तो मत बनाओ इसको। अगला प्रश्न बताएंगे आप कि घोड़े में वक्ष्य कशेरुकाओं की संख्या बताओ। घोड़े में वक्ष्य कशेरुकाओं की संख्या बताइए। बिल्कुल 18 होती हैं। अब यहाँ जोड़ा मत बता देना भाई, 18 ही होती हैं। हाँ, वक्ष्य कशेरुकाओं की संख्या पसलियों की कुल संख्या की आधी होती है। तो अगला प्रश्न बताएंगे, कुबड़ का निर्माण कौन सी कशेरुकाएं करती हैं? कुबड़ या हम्प का निर्माण? बिल्कुल थोरसिक करती हैं। और उदर गुहा की छत कौन सी कशेरुकाएं बनाती है? उदर गुहा की छत, दिलखुश क्या लिख रहा है भाई ये? उदर गुहा की छत बिल्कुल लंबार बनाती है। पशु के शरीर की सबसे लंबी कशेरुका कौन सी होती है? सबसे लंबी कशेरुका कौन सी होती है? लार्जेस्ट? एक्सिस? बिल्कुल सही है, एक्सिस। एक्सिस होती है। बताइए, कौन सी वर्टिब्रा अंगूठी की आकृति की होती है? अंगूठी की आकृति की कशेरुका कौन सी होती है? बिल्कुल सही है भाई, एटलस होती है, एटलस। अगला प्रश्न बताएंगे। अगला प्रश्न बताएंगे, किस कशेरुका पर कोई प्रवर्ध नहीं पाया जाता? कोई प्रवर्ध नहीं पाया जाता। कोई प्रवर्ध नहीं पाया जाता। हाँ, एटलस पर कोई प्रवर्ध नहीं पाया जाता। और एटलस की जो संरचना होती है। हाँ भाई। अगला बताएंगे, ओडोंटोइड प्रवर्ध किस कशेरुका में पाया जाता है? ओडोंटोइड प्रवर्ध। बिल्कुल सही है। हाँ, ये एक्सिस में ओडोंटोइड प्रवर्ध पाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप। बताइए, मुर्गी की ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? मुर्गी में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या। ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या। अरे गोर्धन गलत बता रहा है भाई, 14 होती है, C14। मुर्गी का जो कशेरुक दंड सूत्र होता है उसमें C14 होती है। बताइए, मुर्गी में पसलियों की कुल संख्या बताइए। मुर्गी में पसलियों की कुल संख्या बताइए। बिल्कुल 14 ही मुर्गी में पसलियां होती हैं। हाँ हाँ भाई। अगला बताइए, गाय में कार्पल बताइए। गाय में कार्पल। 6 बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इधर उधर घुमा रहा हूँ आपको ताकि अब एग्जाम टाइम पे आपका ब्रेन अच्छे से काम करे। बताइए, मुर्गी में वक्ष्य कशेरुकाओं की संख्या बताइए। मुर्गी में वक्ष्य कशेरुकाओं की संख्या बताइए। अरे वाह, मनीष, अशोक, ओम, इनका विपरीत परिस्थितियों में भी दिमाग काम कर रहा है। इतनी वैरायटी पूछी जा रही है। बताइए, घोड़े घोड़े में कार्पल अस्थियों की संख्या बताइए। बहुत अच्छी बात है, एग्जैक्ट 7 ही कार्पल होती है।
बताइए मुर्गी में असत्य पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं, और साथ ही साथ दूसरा प्रश्न मेरा रहेगा, मुर्गी में कार्पल की संख्या कितनी होती है। मुर्गी में कार्पल की संख्या और असत्य पसलियों की संख्या, ये जीरो किसने बना दिया। बिल्कुल दिलखुश, दो दो। असत्य पसलियां के दो जोड़े और कार्पल भी दो ही होती हैं। हाँ, टार्सल की बात करें तो टार्सल में आप जीरो लिख दो, क्योंकि टार्सल जो है वो जुड़ जाती है, दोनों ही लाइन की टार्सल जुड़ जाती है आपस में। हाँ भाई, अगला बताएंगे आप। कुत्ते की जो प्लिया होती है, कुत्ते की जो प्लिया होती है वो किस आकृति की होती है। मॉर्निंग भाई, सुनील बताओ। अरे विनय गलत बता दिया। बिल्कुल मानव के फुटप्रिंट, राखी सही है। मानव के पैर के निशान, पैर के निशान जैसी होती है। बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बिल्कुल सभी का सही है, लीवर है। बिल्कुल सही है। बताइए फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, बिल्कुल सही है, एल्वलाई कहते हैं, एल्वलाई कहते हैं। कुपिकाएं कहते हैं, कुपिकाओं के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है, O2 CO2। बिल्कुल हरीश। अब आप मुझे ये बताओ कि स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का संश्लेषण कहाँ होता है, कौन सी संरचना में होता है। बिल्कुल दीपक सही है, क्लारा कोशिका। हाँ, कुपिकाओं के अंदर ही होता है, स्तन ग्रंथियों में दूध का संश्लेषण कुपिकाओं में ही होता है। अर्थात कुपिकाएं स्तन ग्रंथियों की संरचनात्मक इकाई होती हैं, कटोरे नुमा कुपिकाएं होती हैं। आपको पता है उपकला उत्तक सहायक है, जो दूध का संश्लेषण है उसमें उपकला उत्तक सहायक है। बिल्कुल कुपिकाएं। अगला बताइए, श्वान कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, कौन सी जगह पाई जाती है भाई श्वान कोशिकाएं। न्यूरॉन में पाई जाती है, बिल्कुल तंत्रिका कोशिका में पाई जाती है, जो कि किसका निर्माण करती है, श्वान कोशिकाएं किसका निर्माण करती है। श्वान कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं। हाँ, माइलिन शीथ, माइलिन आच्छद जो कि फैट का बना होता है, इसका निर्माण करती है माइलिन आच्छद। माइलिन आच्छद के बीच बीच में जो गैप पाए जाते हैं उन नोड्स को क्या कहते हैं, रेनवियर के नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनवियर के नोड्स। बताइए दो तंत्रिकाओं के बीच में जो गैप होता है वहां पर आवेगों का आदान प्रदान या संवेदनाओं का आदान प्रदान रासायनिक विधि से होता है। पूनम सही है, अजय मयंक रवीना, सिनेप्स कहते हैं उसको। बिल्कुल सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स दो तंत्रिकाओं के भौतिक संपर्कित नहीं होने पर भी उनमें एसिटाइल कोलिन नाम के रासायनिक पदार्थ या न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान होता है, उस भाग को सिनेप्स कहते हैं। तो अगला प्रश्न मुझे आप बताएंगे, शरीर की सबसे लंबी लंबी कोशिका कौन सी होती है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है भाई, न्यूरॉन ही होती है भाई, बताइए। हाँ, शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन ही होती है। सिनसेक्रम किसमें पाया जाता है, सिनसेक्रम, सिनसेक्रम किसमें पाया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मुर्गी या, हाँ जो कि सेक, हाँ लंबर और सेक्रम जो वर्टिब्रा है आपस में फ्यूज हो जाती है, उसको सिनसेक्रम बोलते हैं। खोखली हड्डियां किसमें पाई जाती हैं भाई, पाइगो स्टाइल भी होता है, खोखली हड्डियां किसमें पाई जाती है, पक्षियों में या फाउल के अंदर खोखली हड्डियां पाई जाती है। मुर्गी के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, मुर्गी के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। बिल्कुल सही है, टीबियो टार्सल, टीबियो टार्सल हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। कितने सीका पाए जाते हैं मुर्गी में, दो। मुर्गी में पाचन तंत्र, जनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र तीनों तंत्र एक ही कॉमन छिद्र से खुलते हैं। पंकज, उस छिद्र को क्या कहते हैं भाई,
बिल्कुल सही है, क्लोएका कहते हैं। ब्रजेश हरीश सही है, अवस्कर या क्लोएका कहते हैं। अगला प्रश्न मेरा रहेगा, क्लोएका में एक लिम्फोइड टिश्यू पाया जाता है, उस ऊतक को क्या कहते हैं जो कि बी लिम्फोसाइट बनाता है? बिल्कुल मनीष का आ गया, वर्षा ऑफ फेब्रिसी कहते हैं उसको। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वर्षा, जो कि बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। अगला बताएंगे, लिगामेंट की सूजन को क्या कहते हैं? लिगामेंट की सूजन को क्या कहते हैं भाई? सूजन को पूछा है, डेस्माइटिस बोलते हैं, डेस्माइटिस। डेस्माइटिस बोलते हैं, खिंचाव नहीं पूछा। अगर मैं खिंचाव कह दूं तो आप क्या कहेंगे? प्रेन कहेंगे, और क्या कहेंगे? प्रेन कहेंगे खिंचाव को। टेंडन की सूजन को क्या कहते हैं? टीनाइटिस। हाँ, टीनाइटिस कहते हैं। हाँ भाई, अगला बताओ, शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है? शरीर का कितना प्रतिशत रक्त होता है भाई? 7 से 8% जो होता है। बिल्कुल ठीक है। हृदय कितना प्रतिशत होता है शरीर भार का? हृदय कितना प्रतिशत होता है? बिल्कुल अजय शर्मा का आंसर आ गया, 0.6% होता है। ब्रजेश गोस्वामी ठीक नहीं है ये। हाँ भाई। अगला प्रश्न, बिल्कुल 0.6%। पूनम सैनी। अगला बताइए, हृदय में कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है? हृदय के जो चारों कोष्ठ होते हैं, उनमें सबसे बड़ा कोष्ठ कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल मयंक का आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। बताइए, हृदय का जो नियंत्रण होता है किस पेशीय गुंडी से होता है? उसे पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर, हृदय का पेस मेकर किसको बोलते हैं? बिल्कुल ऐसे नोड को हृदय का पेस मेकर बोलते हैं। साइनो आरिकुलर नोड को हृदय का पेसमेकर बोलते हैं। सही है भाई। अगला प्रश्न बताएंगे आप, पेपिलरी पेशी परकिंजे कोशिकाएं क्रम से किन किन अंगों में होती है? पेपिलरी पेशी और परकिंजे कोशिकाएं क्रम से कौन कौन से अंग में होती है? वर्षा का आ गया, पेपिलरी पेशी और परकिंजे कोशिकाएं। हाँ भाई, दीपक ने बहुत अच्छी तरह से सुना है। हार्ट के अंदर पेपिलरी पेशी होती है और मस्तिष्क के अंदर परकिंजे कोशिकाएं होती हैं। मैंने परकिंजे तंतु नहीं बोला, परकिंजे कोशिकाएं बोला है। इसलिए अब आपसे सिली मिस्टेक कराने का टाइम आ गया है भाई, आपसे। बिल्कुल एच बी राखी बिश्नोई सही है। हाँ, आपसे जो गलतियां होती हैं वो गलतियां इसी वजह से होती हैं। एक तो बिल्कुल पेपर मिलते ही आप शांति से पेपर पर अपने रोल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रोल नंबर। अरे सबसे पहले तो आपको जिस समय आपकी एग्जाम है, जैसे 10 से 12 एग्जाम है, उसी समय आपके ब्रेन को, हाँ, एक्टिव रखना है। यानी रोज, आज से ही देख लो, आज से ही एक एक दो दो पेपर उसी समय आपको सोल्व करने हैं, जिससे बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं है भाई सब खुल जाएगा भाई सुनील, एडमिट कार्ड कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पढ़ाई की और सिलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो आपको एक तो उसी समय आपको पेपर सॉल्व करने हैं, उसी समय आपका माइंड इतना परफेक्ट और एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं है कि आज सो रहे हैं, कल सो रहे हैं, परसों सो रहे हैं। इस समय आपका माइंड बहुत ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए, क्योंकि उसी दिन उसी समय आपको एग्जाम देना है। पहली बात, क्रियाशीलता का मतलब और एक्टिव नहीं है, क्रियाशीलता का मतलब है शांति से, धैर्य से। फिर आपके जो क्वेश्चन आएंगे, आप वहां पर एग्जाम में जाओगे पूरी अच्छी तरह से सो करके, अच्छी नींद लेकर के जाना है। पढ़ाई एक दिन पहले ही आपको लगभग छोड़ देनी है, क्योंकि आपका माइंड जो है अब इस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूज होएगा कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। अरे जो पढ़ना है भले 2 ही पन्ने पढ़ो, उनको अच्छे से पढ़ लेना। ये नहीं कि आप बिल्कुल खिचड़ी कर दो, उसका उसमें कर दो और उसका उसमें कर दो। ये समय अब नहीं है। बिल्कुल 4 तारीख आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है। और मेरे हिसाब से जो तैयारी करने का मैं बता रहा हूँ, जितना आप शांति से, धीरजता से अब पढ़ेंगे, जो समय है बिल्कुल विनम्रता धीरजता से पढ़ने का है। बिल्कुल भी आपको उथल पुथल जो किताबें करेगा वो पागल हो जाएगा एक तरह से, और वो वहां पर उल्टे सीधे कराएगा।
इसलिए आपको बिल्कुल भी इस समय उथल पुथल नहीं करना है। जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है या कम पड़ा है उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेना है, और भले लिख करके पढ़ो, आराम से पढ़ो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग वो बच्चा ज्यादा करेगा जिसने सारा सिलेबस तो देख लिया, किताबें तो इतनी सारी रख ली ढेर सारी, और उनको फर्राटे से निकालता रहता है। हाँ भाई अभी बताता हूँ मैं आपको, और उनको इतना फास्ट निकालता है कि उसको ये भी नहीं पता रहता कि क्या मैंने पढ़ा था। वास्तविकता में आपको वहां पर तार भिड़ाने हैं। जैसे आपको ये तार है, इसमें 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको सिर्फ भिड़ाने ही है ये तार। अब वो सही भिड़ा पाएगा जो शांति से और धीरज से, धैर्य से आप एग्जाम दोगे। बिल्कुल क्वेश्चन की मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको फुल सोना है, आपको सेंटर पर टाइम से पहुंचना है, और जा करके वहाँ जो भी अपनी तैयारियां हैं, देखिए आप अन्य बच्चों से बिल्कुल भी आप कंपैरिजन मत करना। जैसे कोई बच्चा यहाँ पर अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है, जरूरी नहीं है वहाँ एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्मेंस दे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के और 2-4 गलत कर सकता है। मैंने ये देखे ऐसे बच्चे देखे हैं जो क्लास में बिल्कुल मीडियम रहते हैं और वो सिलेक्शन ले लेते हैं, और ऐसे बच्चे देखे हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर रहते हैं, बहुत अच्छी तैयारी रहती है, और वो बाद में फाइनल रिजल्ट में वो नहीं आ पाते। इसका मेन रीजन यही है कि कौन वहां पर शांति से और धैर्य से एग्जाम दे रहा है। अब आपके जो 120 प्रश्न है, अब मैं आपको बता देता हूं। आपको पहले तो वो क्वेश्चंस करने हैं जो बिल्कुल आपको आसानी से आते हों, बिल्कुल शांतिपूर्वक, और उसमें भी आप कंफ्यूजन में मत रहना, उसमें भी आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना, बिल्कुल धोखे में मत रह जाना आप, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आपसे गलत कराए जा सकते हैं, और सिंपल क्वेश्चन आपको गलत करना नहीं है। और सिंपल क्वेश्चन आप गलत करोगे तो ये समझ लीजिए कि आपको फिर एक भर्ती और देखनी पड़ सकती है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। सरलता से, सामान्य तरीके से आपको, अब पेपर के लेवल का मैं आपको बताऊं तो इतना ज्यादा टफ तो नहीं आने वाला, लेकिन इतना बेवकूफ भी पेपर का लेवल नहीं रहेगा, क्योंकि आप में से छटनी करनी है, तो छटनी लायक तो आपको कलिंग तो करनी ही पड़ेगी, कलिंग लायक पेपर तो आएगा। तो तो देखिए 120 प्रश्न में से सबसे पहले तो वो आप मान लीजिए आपसे 80 क्वेश्चन हो गए, आसानी से हो गए, बिल्कुल 80 हो गए। अब आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आपको पता है कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ये दो हैं, दो में से एक है। ऐसी जगह पे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आप ऐसे 4 रिस्क लोगे तो 3 रिस्क की संभावना रहेगी, 3 आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे। और देखिए 1 नंबर आप लाएंगे, जब पॉजिटिव होता है तो 1 बढ़ेगा, और मान लीजिए नेगेटिव होता है तो 1/3 घटेगा, यानी पनिशमेंट थोड़ा कम है। इसलिए ये मत समझ लेना कि मेरे से 80 आ रहे हैं तो 80 करने, आप 80 करके आओगे तो वहां पर फाइनल में आपके 70 ही बैठेंगे। ये पक्की बात है कि 5-7-10 तो गलत होने ही होने हैं, वो आप अभी भी करके देख लेते होंगे, अभी भी गलत होते होंगे, 10-15 सबके नेगेटिव होते ही हैं। तो 10-15 को तो नेगेटिव होने तो उन पे कंट्रोल करो, लेकिन इतना कंट्रोल मत कर लो कि आप करके ही 80 आ रहे हैं। और बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो इसको 80 को बढ़ा करके 110 तक भी कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ तक भी कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ जिसने अच्छी तैयारी की है, बेहद अच्छी तैयारी करी है, और उसको ये लग रहा है कि बिल्कुल मेरे सही हो सकते हैं, जो मैं रिस्क ले रहा हूँ वो सही हो सकते हैं, तो उसको तो 120 में से 115 तक भी पहुंचाने हैं। और टॉपर जो बच्चे होंगे वो तो 120 में से 120 ही करेंगे, ये मैं कह रहा हूं आपसे। क्यों क्यों इसलिए करेंगे, वो उसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे। 119 वो जब करेंगे जब वो बिल्कुल धूल में गेसला चलाना जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ही नहीं आता, कि 4 ऑप्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दो आप। 4 में से आपको एक भी ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो उसको बिल्कुल आप क्विट कर दो, बिल्कुल छोड़ दो एट ऑन द स्पॉट। और देखिए वैसे मैं नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत सहयोग में मिलता है इनडायरेक्टली, मैं आपको बता दूं क्लासरूम्स के अंदर जो भी है आपको मैक्सिमम आपको करने हैं। और ये नहीं है कि भाई आप नेगेटिव के डर से आप 60 ही करके आए, 60 करके आओगे कुछ नहीं होगा। हाँ, अब डिपेंड करता है भाई, पेपर पे भी डिपेंड करता है पेपर कैसा आ रहा है। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा टफ पेपर है उसमें आप थोड़ा कंट्रोल कर लेना, और बहुत ज्यादा टफ में भी उन क्वेश्चंस को छोड़ देना जो बिल्कुल भी आपने कभी देखे ही नहीं,
उनको तो हाथ ही नहीं लगाना। ठीक है भाई अजय शर्मा। हाँ जीके की भी वही बात है भाई जय किशन। देखिए तैयारी बहुत अच्छी हो गई आपकी महेंद्र, सुनील, मैं मानता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस का समय है, जो इस समय कॉन्फिडेंस को लूज करेगा उसको जी जी याद आ जाएगी दीपक, है ना। बिल्कुल पक्का आशीर्वाद है भाई। हाँ आशीर्वाद की कोई कमी नहीं है। हाँ भाई सुनील, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट हो। और जो इस प्लेटफॉर्म पर ये प्रश्न ऐसे ऐसे फास्ट जवाब दे रहे हैं उनको तो कौन रोकेगा। और आपको पता है ही, और बच्चों की कंडीशन भी पता है आपको, इस बार ज्यादातर इतने कोई धुरंधर बच्चे हैं नहीं, पिछली बार के जैसे भी नहीं है। हाँ भाई सोन सिंह जी। हाँ यस गोदारा, मेरे उसमें डाल देना क्वेश्चन जो भी है, व्हाट्सअप मैं नंबर दे देता हूँ, किसी को डिप्रेशन टेंशन आ रहा हो मेरे नंबर ये है भाई, आराम से आप हैं। बिल्कुल 4-5 दिन आप अच्छे से, अगर आप मान लीजिए 9414474647 आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल विनय मीणा, जिसको डिप्रेशन टेंशन हो वो एक बार हाँ। ठीक है भाई, धन्यवाद। और फिर